झोंपड़े में बांस की 3 चारपाइयां बिछी हुई थीं। दोनों थके हुए थे। चारपाइयों पर लेटते ही गहरी नींद में खो गए। सुबह के वक्त गाइड ने इन्हें जगा दिया। यहाँ से वो भावनगर शहर की तरफ चल पड़े। ये इतना बड़ा शहर नहीं था। दिन काफी निकल आया था। बाजारों में दुकानें खुली थीं। हर किस्म का ट्रैफिक रवां था। दोनों कमांडो इमरान और जबरान अपने गाइड के साथ साथ चल रहे थे। वो मछेरों के लिबास में थे। किसी को इन पर शक नहीं हो सकता था। मछेरे शहर में आते जाते रहते थे। चलते चलते वो एक बाजार में आ गए जहां से काफी फासले पर बंदरगाह में खड़े एक जहाजों के मस्तौल नजर आ रहे थे। गाइड कहने लगा, यही वो खाड़ी है जहां इंडियन नेवी के बहरी जंगी जहाज एक खुफिया मकाम पर खड़े किए जाते हैं। जिस जहाज के मस्तौल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये मर्चेंट नेवी का माल बरदार जहाज है। जंगी जहाज यहाँ से नजर नहीं आ सकते। जिस सड़क पर वो चले जा रहे थे, वो एक चौक में जाकर बाएं जानिब एक छोटी सड़क की तरफ मुड़ गई, जिसकी दोनों जानिब ढलवां छतों वाले मकान खड़े थे। इस सड़क पर दुकानें नहीं थीं, दफ्तर बने हुए थे, जिनके बाहर कहीं छोटी कारें और कहीं स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़े थे। एक 2 मंजिला बस इनके करीब से होकर गुजर गई। इसी सड़क पर हमारे आदमी शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती ने एक ऑफिस खोल रखा था। ये ऑफिस एक लंबी दुकान की शक्ल में था। पीछे हार्डबोर्ड की दीवारें खड़ी करके पार्टीशन की हुई थी। आगे आमने सामने 6-7 बैल की पुरानी कुर्सियां और एक छोटी मेज पड़ी थी। दीवार पर जैन मत के बानी वर्धना की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे कार्नस पर फूल पड़े हुए थे और लोबान सुलग रहा था। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती पार्टीशन के अंदर मेज कुर्सी लगाए बैठा एक रजिस्टर देख रहा था। इसके पास एक अधेड़ उम्र कांग्रेसी टोपी वाला मुंशी झुककर खड़ा था। गाइड दोनों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो गाइड के साथ साथ दोनों कमांडो इमरान और जबरान ने भी हाथ जोड़कर गुजराती जुबान में प्रणाम किया। चंद्रकांत गुजराती ने गाइड की तरफ देखकर गुजराती में कहा, इस दफा तुम्हारी मछलियों की सप्लाई ठीक नहीं थी। अगर इस तरह का माल सप्लाई करोगे तो मुझे तुम्हारा ठेका कैंसिल करना पड़ेगा। इमरान और जबरान गौर से शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती को देख रहे थे। इनकी उम्र 50 के करीब होगी। सर दरमियान से गंजा था। छोटी छोटी मूछों और सर के बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। शतरी रंग की मैली सी गांधी कैप थी और आंखों पर नजर का चश्मा लगा रखा था। गाइड ने मादरत पेश करते हुए गुजराती जबान में ही कहा, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं खुद मौका पर पहुंचकर माल चेक किया करूंगा। बैठ जाओ। चंद्रकांत ने कहा, ये मछेरे कौन हैं? चंद्रकांत को मालूम हो गया था कि गाइड अपने साथ वही 2 पाकिस्तानी कमांडो लाया है जिसके बारे में इसे पेशगी इतला मिल चुकी थी। लेकिन दफ्तर के हिंदू मुंशी के सामने इसी किस्म की बातें करना जरूरी थी। गाइड ने इमरान और जबरान की तरफ इशारा करके कहा, ये हमने नए मछेरे भर्ती किए हैं। मैं इन्हें खाड़ी वाले गोदाम में ले जा रहा था, सोचा आपसे भी मिलाता जाऊं। चंद्रकांत गुजराती ने मुंशी से गुजराती जबान में ही कहा, वर्मा जी, आप देसाई सेठ के पास जाएं और खुद चेक लेकर आएं। ये लोग अपने तौर पर कभी अदायगी नहीं करेंगे। ठीक है महाराज। ये कहकर मुंशी चंद्रकांत गुजराती के कमरे से निकल गया। पार्टीशन की दीवार में छोटी सी खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। इस शीशे में से दफ्तर का मुंशी कागज पर कुछ लिखता नजर आ रहा था। मुंशी ने लिखा हुआ कागज अपनी बास्केट की जेब में डाला और दुकान से उतरकर देसाई सेठ की दुकान की तरफ चल पड़ा। मुंशी के जाने के बाद चंद्रकांत का छोटा सा दफ्तर खाली हो गया। तब इसने इमरान और जबरान की तरफ मुखातिब होकर गुजराती जबान में ही पूछा, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि तुम वही पाकिस्तानी कमांडो हो जिनकी मुझे इत्तला दी गई है। तुम्हें अपनी शनाख्त के लिए कोड जुमलों को दोहराना होगा। इमरान ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूं। चंद्रकांत गुजराती ने खुफिया जबान में एक जुमला बोला। इसके जवाब में इमरान ने भी खुफिया जबान का एक जुमला बोल दिया। चंद्रकांत ने दूसरा जुमला जबरान को मुखातिब करके बोला। जबरान को भी खुफिया कोड बता दिया गया था, चुनाचे इसने भी खुफिया जबान में ठीक जुमला दोहराया। चंद्रकांत ने गाइड की तरफ देखा और बोला, तुम अपने काम पर वापस जाओ। मुझे पाकिस्तान से जिन 2 कमांडोज के बारे में इत्तला दी गई थी, ये वही हैं। इसकी तस्दीक हो गई है। इमरान और जबरान ने भी तस्दीक कर ली थी कि ये वही चंद्रकांत गुजराती है जो हकीकत में मुसलमान पाकिस्तानी जासूस है और अरसा 25 वर्ष से दुश्मन के मोर्चे में बैठा अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है और जिसकी फोटो
پاکستان سے روانہ ہوتے وقت ان دونوں کو دکھا دی گئی تھی۔ گائیڈ نے کمانڈو عمران اور جبران سے ہاتھ ملائے اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد لمبی دکان میں بنا ہوا شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی کا دفتر بالکل خالی ہو گیا۔ اب وہاں ان تینوں کے سوا چوتھا کوئی نہیں تھا۔ چندرکانت نے پنجابی میں دونوں سے پوچھا، راستے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ عمران نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پنجابی زبان میں ہی جواب دیا، جب آبدوز ہمیں سمندر پر نکالنے کے لیے پانی سے باہر آئی تھی تو اس وقت ضرور خطرہ تھا کہ کہیں دشمن کا ریڈار اسٹیشن ہمیں دیکھ نہ لے، لیکن ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ شاہ جی اور چندرکانت نے پنجابی میں عمران سے کہا، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ عمران نے کہا، ہمارے بارے میں تمہیں رپورٹ مل چکی ہوگی کہ ہمارا کیا پروگرام ہے۔ چندرکانت کہنے لگا، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ کمانڈو عمران بولا، ہمارے مشن کا خفیہ نام مشن یوبوٹ 29 رکھا گیا ہے، یعنی مشن آبدوز 29، یہ مجھے معلوم ہے۔ چندرکانت یعنی شاہ جی نے اپنی اینک کے شیشے رومال سے صاف کرتے ہوئے بولا، میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے آگے کون جائے گا اور یہاں کون رہے گا۔ عمران نے کمانڈو جبران کی طرف اشارہ کیا اور کہا، کمانڈو جبران یہاں پیچھے رہے گا، میں یعنی کمانڈو عمران آگے جاؤں۔ شاہ جی اور چندرکانت گجراتی نے اینک آنکھوں پر لگائی، میلا سا رومال واسکٹ کی جیب میں ڈالا اور کہا، کیا تمہیں اس حقیقت کا احساس ہے کہ تمہیں کس قدر اہم اور کس قدر خطرناک مشن پر بھیجا گیا ہے؟ کمانڈو جبران نے پنجابی زبان میں ہی جواب دیا، شاہ جی، ہم اپنے وطن پاکستان کی عزت و ناموس اور استحکام کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا کر دشمن کے ملک میں آئے ہیں۔ موت ہماری جیب میں ہے، وہ کسی بھی جگہ کسی بھی موڑ پر ہمیں دبوچ سکتی ہے، لیکن ہم جو عہد کر کے آئے ہیں کہ اپنا مشن مکمل کیے بغیر نہیں مریں گے۔ شاہ جی اور چندرکانت کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ عمران نے کمانڈو جبران کے حب الوطنی کے جذبے کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہم طارق بن زیاد کی طرح اپنی ساری کشتیاں جلا کر دشمن کے مورچوں میں آئے ہیں۔ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمارا مشن کامیابی سے مکمل نہیں ہو جاتا۔ شاہ جی اور چندرکانت کے چہرے پر بدستور سنجیدگی چھائی رہی۔ عمران سوچنے لگا کہ یہ شخص واقعی بڑا متحمل مزاج آدمی ہے۔ یوں ہی 25 سال سے دشمن کے پیٹ میں بیٹھا وطن پاک کے لیے خطرناک ترین جاسوسی نہیں کر رہا۔ اس آدمی کو ایسا ہی ٹھنڈے مزاج کا سنجیدہ آدمی ہونا چاہیے تھا۔ اب چندرکانت عمران کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، تم جب یہاں سے آگے اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤ گے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارا میرے ساتھ کسی قسم کا خفیہ پیغام رسانی کا کوئی رابطہ نہیں رہے گا۔ میں اپنے پاس خفیہ پیغام رسانی کے لیے وائرلیس یا ریڈیو ٹرانسمیٹر رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ یاد رکھو، ایک کمانڈو جاسوس کی سب سے بڑی کمزوری اس کا خفیہ ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، جس پر وہ خفیہ کوڈ زبان میں اپنے ملک کو ریڈیو سگنل بھیجتا ہے۔ یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ بھارت کا ملک کوئی دقیانوسی غیر ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، یہ ایک جدید اور اعلیٰ ٹیکنالوجی والا ملک ہے، اور اب وہ ایٹمی طاقت بھی بن چکا ہے۔ اس کے لیے خاص طور پر حساس علاقے میں اجنبی سگنل پکڑنا اور یہ معلوم کرنا کہ یہ ریڈیائی سگنل کہاں سے نشر ہو رہے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کمانڈو عمران نے کہا، میں اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوں، لیکن آپ کو جب کوئی رپورٹ یا پیغام پاکستان میں بھیجنا ہوتا ہے تو آپ کون سا ذریعہ اور کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ شاہ جی اور چندرکانت ایک دو لمحے عمران کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے سامنے رکھا ہوا رجسٹر بند کرتے ہوئے بولا، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اور آئندہ اس قسم کا احمقانہ سوال مجھ سے کرنا بھی نہیں۔ آئی ایم سوری۔ عمران نے فوراً معذرت پیش کر دی۔ شاہ جی اور چندرکانت نے کمانڈو جبران سے مخاطب ہو کر کہا، تم میرے پاس رہو گے، لیکن میں تمہیں اپنے مکان پر نہیں رکھ سکتا۔ شہر سے باہر میرا ایک چھوٹا سا سٹور ہے جہاں میرا سپلائی کا مال پڑا ہوتا ہے۔ اس سٹور کے ساتھ ہی چوکیدار کے لیے ایک کوٹھری بنی ہوئی ہے۔ اتفاق سے میرا پرانا چوکیدار شدید بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ کر اپنے گاؤں جا چکا ہے۔ تم وہاں بطور نئے چوکیدار کے سٹور کی حفاظت کرو گے اور رات کو کوٹھری میں رہو گے۔ قریب ہی ایک کالونی ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے ہوٹل بھی ہیں، وہاں تمہیں کھانے پینے کی ہر شے مل جائے گی۔ پھر وہ عمران سے مخاطب ہو کر کچھ کہنے لگا تو پارٹیشن کی شیشے کی کھڑکی میں سے دیکھ کر بولا، کوئی بات نہ کرنا۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ عمران اور جبران نے شیشے کی کھڑکی پر نگاہ ڈالی۔ ایک
जेल कपड़े वाला साधु टाइप का आदमी दुकान में दाखिल हुआ। चंद्रकांत ने हाथ जोड़कर इसे प्रणाम किया और गुजराती में बोला, महाराज, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। और इसने जेब से कुछ सिक्के निकालकर साधु के हाथ में तांबे का जो प्याला पकड़ा हुआ था इसमें डाले और हाथ बांधकर कहा, महाराज, इसे स्वीकार करें। साधु ने हाथ उठाकर शाहजी और चंद्रकांत को आशीर्वाद दिया और दुकान से निकल गया। चंद्रकांत वापस आकर बोला, आज मंगलवार है, ये लोग तांबे के प्याले में तेल डालकर दक्षिणा लेने आते हैं। इसने एक नजर खिड़की के शीशे पर डाली। वहां से बाजार में गुजरते लोग नजर आ रहे थे। चंद्रकांत ने इमरान की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, तुम आज की रात मेरे ऑफिस के ऊपर जो छोटा सा कमरा है वहां सोओगे। कल सुबह सुबह तुम अपने मिशन पर रवाना हो जाओगे। इमरान ने पूछा, मुझे भारत के कौन से शहर जाना होगा? शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कहा, ये कल तुम्हें मालूम हो जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें ये हुलिया बदलना होगा। शाम को मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाऊंगा, तुम वो पहन लेना। फिर इसने कमांडो जबरान से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं इमरान को ऊपर छोड़ आता हूँ। इसके बाद तुम्हें स्टोर में ले जाऊंगा, नाश्ता तुम वहीं करोगे। कमांडो जबरान दफ्तर में ही बैठा रहा। शाहजी और चंद्रकांत इमरान को दफ्तर के ऊपर वाले कमरे में ले आया। छोटा सा कमरा कबाड़ खाना बना हुआ था। कोने में एक चारपाई बिछी थी। इसने इमरान से कहा, मैं खुद तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ, तुम नीचे मत आना। कमांडो इमरान चारपाई पर बैठ गया। जीने के पास आकर इसने पलट कर इमरान की तरफ देखा और पूछा, तुम लोगों के पास कोई असला वगैरह भी है? इमरान ने कहा, एक ऑटोमेटिक पिस्तौल है और फालतू मैगजीन है। शाहजी ने कहा, इसे संभाल कर रखना, अगर मेरे दफ्तर में हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो इसे सामने वाली खिड़की में से बाहर द्रोह में फेंक देना। क्या इससे पहले भी इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है? कमांडो इमरान ने पूछा। शाहजी उर्फ चंद्रकांत कहने लगा, कभी नहीं, लेकिन तुम आए हो तो ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। यहाँ कदम कदम पर CID के आदमी फिर रहे हैं। वो चला गया। कमांडो इमरान ने उठकर खिड़की खोलकर बाहर देखा। नीचे एक गंदा नाला बह रहा था। इसने सामने की जानब निगाह उठाई तो इससे कुछ फासले पर इंडियन नेवी का एक आबदोज शिकन जहाज फ्रगेट आहिस्ता आहिस्ता खलीज खंबात में दाखिल होता हुआ नजर आया। इसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। मेरे खुदा, वो सोचने लगा, अपना ये आदमी शाहजी उर्फ चंद्रकांत को तो बिल्कुल दुश्मन के सर के ऊपर और मौत के मुंह में बैठा है। इंडियन नेवी के जहाजों की नकलो हरकत पर निगाह रखने के लिए इससे मौजूद जगह शायद और कोई नहीं थी। खिड़की इसने इसलिए फौरन बंद कर दी थी कि इंतहाई सिक्योरिटी का जोन था और ऐन मुमकिन है कि खलीज यानी आबनाए में सिक्योरिटी वाले दूरबीनों से इस इलाके पर नजर रखे हुए हों। शाहजी इमरान के लिए चाय और डबल रोटी लेकर आया। कहने लगा, मैं दफ्तर को ताला लगाकर जबरान को स्टोर पर ले जा रहा हूँ, तुम यहीं खामोशी से बैठे रहना, मुझे 1 घंटा लग जाएगा। इसने खिड़की की तरफ इशारा किया और बोला, इस खिड़की को खोलने की गलती मत करना, ये सारे मकान खलीज की सिक्योरिटी वालों की निगाहों में हैं। इमरान ने कहा, मुझे इसको खोलने की जरूरत नहीं है, तुम फिक्र ना करो। इमरान ने दुश्मन की सरजमीन में कदम रखने के बाद ये पहला झूठ बोला था। इतना झूठ इसकी कमांडो ट्रेनिंग का हिस्सा था और इसे इसकी खास तरबियत दी गई थी। शाहजी उर्फ चंद्रकांत दफ्तर को ताला लगाकर जबरान को साथ लेकर चला गया। कमांडो इमरान बंद कमरे में बड़े सब्र और इस्तकामत से बैठा रहा। हालांकि वहां गर्मी थी और खिड़की खोलने से अंदर समंदर की जानब से ठंडी हवा आ सकती थी, मगर दूसरी बार वो ये हमाकत नहीं कर सकता था। 1 घंटे के बाद शाहजी उर्फ चंद्रकांत वापस आया और कहने लगा, जबरान को मैंने नाश्ता भी करा दिया है और स्टोर की चाबी भी दे दी है। जब तक तुम अपने मिशन से वापस नहीं आओगे वो इसी जगह रहेगा।